हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीष गोयल। एज वी प्रॉमिस्ड, आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं द टॉपिक दैट टू बी डिस्कस्ड, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो है वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और ये किस तरह का टॉपिक है कि जिसको आप बहुत कम समय के अंदर तैयार भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। बेटा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर हम लोग डॉपिंग करते हैं, इम्प्योरिटी एटम्स डाल देते हैं प्योर सेमीकंडक्टर एटम्स की जगह। व्हेन डोपिंग लेवल्स आर इंक्रीज्ड, एंड यहां पे ना जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? फर्मी लेवल की हो रही है। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि फर्मी लेवल होता क्या है। फर्मी लेवल जो है, आप ये कह सकते हैं कि 0 केल्विन पे जो हाईएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड लेवल होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, उसको आप कह सकते हो फर्मी लेवल है। अगर हम बात करते हैं कि किसी और टेम्परेचर पे, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स जिस एनर्जी लेवल पे हाफ होती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं प्योर सेमीकंडक्टर लूं, है ना, इफ यू हैव अ प्योर सेमीकंडक्टर, तो रूम टेम्परेचर पे प्योर सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होते हैं उतने ही होल वैलेंस बैंड में होते हैं। तो इस केस में जो आपका फर्मी लेवल है वो बिल्कुल बीच में लाई करता है बेटा। लेकिन अगर आप एन टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे तो उसमें यहाँ पे डोनर लेवल होता है। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ पे होल्स की संख्या के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आपका जो फर्मी लेवल है वो डोनर लेवल और कंडक्शन बैंड के बीच में लाई करता है जी कहीं पे। और अगर आप यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे तो उसमें होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पे एक्सेप्टर लेवल होता है जी एक्चुअली, और फर्मी लेवल एक्सेप्टर लेवल और वैलेंस बैंड के बीच में कहीं लाई करता है। अब ये तो हुआ कि फर्मी लेवल होता कहाँ पे है। प्योर सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड के क्लोज होता है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर वो वैलेंस बैंड के क्लोज होता है। बट सवाल ये नहीं है कि वो कहाँ होता है, सवाल ये है कि जब आप डोपिंग लेवल बढ़ाएंगे तो क्या होगा। देखो जी एक्चुअली, तो इसका मतलब हमें सिर्फ एन टाइप और पी टाइप की बात करनी है यहाँ पे, है ना। दिस इज अवर पी टाइप एक्चुअली। देखो, जब आप एन टाइप के अंदर डोपिंग लेवल बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उस कारण से फर्मी लेवल और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और जब आप पी टाइप में डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो होल्स की संख्या बढ़ जाएगी, तो उसमें फर्मी लेवल नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एन टाइप में डोपिंग बढ़ाने से फर्मी लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और पी टाइप में वो किस तरफ शिफ्ट हो जाता है? नीचे की तरफ। तो देखो जी, कौन सी ऑप्शन आएगी? फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप रिमेन्स अनअफेक्टेड। ये तो गलत होगी ऑप्शन। फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर विल गो डाउनवर्ड्स एंड एन टाइप में इट विल गो अपवर्ड्स। ये वाली ट्रू हो गई। पहले वाली इसकी उल्टी है तो वो फॉल्स हो गई। अच्छा, लास्ट वाली जो ऑप्शन है ना, इसमें ना एक और बात की गई है फर्मी टेम्परेचर की। तो अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो फर्मी टेम्परेचर क्या होता है, देखो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की थर्मल एनर्जी होती है, जिसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर बोलते हैं, अगर वो एनर्जी जो है फर्मी एनर्जी के बराबर हो जाए तो उस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है? फर्मी टेम्परेचर। मेटल्स के लिए नॉर्मली ये 10,000 से लेकर 1,00,000 केल्विन तक होता है। एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि फर्मी टेम्परेचर जो होता है वो सॉलिड का टेम्परेचर नहीं होता। ये वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई गैस या जैसे एयर के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी एनर्जी, है ना, मोस्ट लाइकली किसके बराबर होएगी? फर्मी एनर्जी के बराबर एक्चुअली। तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली जो फर्मी लेवल की शिफ्टिंग है वो डोपिंग लेवल के हिसाब से बहुत क्लियर है कि जब आप कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ाओगे तो फर्मी लेवल ऊपर चला जाएगा, और वैलेंस बैंड में होल्स की संख्या बढ़ाओगे तो फर्मी लेवल जो है वो आपका नीचे चला जाएगा। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो बेसिकली कौन सी ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन है। ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है कि एक प्योर सिलिकॉन हैज 5 × 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब, और इसकी हमने डोपिंग की है
1 पार्ट्स पर मिलियन पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, मतलब हमने इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया है। तो हमें बताना है कि अब इसमें नंबर ऑफ होल्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कितने रह गए होंगे। देखो पहली चीज तो ये है कि जब हम लोग डोपिंग करते हैं ना, तो डोपिंग के दौरान जितनी हम इंप्योरिटी आइटम्स डालते हैं, जैसे हमने पेंटावेलेंट डाले तो वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ा देंगे। तो जो नई कॉन्फ़िगरेशन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो होती है वो नियरली उतनी ही होती है जितनी आपकी डोपिंग कंसंट्रेशन होती है। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन निकालूं कितनी आई होगी, देखो मेरे पास एटम्स कितने थे, 5 × 10⁻28, और मैंने 1 पार्ट मिलियन का पर मिलियन का मतलब ये हुआ कि 10 लाख सिलिकॉन एटम में से एक आपने रिप्लेस कर दिया, तो आपने टोटल कितने रिप्लेस किए होंगे, इतने। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन किसके बराबर आ जाएगी, 5 × 10⁻22 के बराबर। अब हमें पता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशंस का जो प्रोडक्ट है वो इंट्रिंसिक चार्ज कंसंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर आपको यहां पे NH चाहिए तो कैसे मिलेंगे, Ni² / Ne। क्वेश्चन में हमें ना Ni दिया हुआ है, देखो एक्चुअली जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2.25 10⁻32, और ये कितना है 5 × 10⁻22। तो अगर आप देखेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा जी, एक्चुअली दैट विल बी 0.45 10⁻10, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4.5 10⁻9 पर मीटर क्यूब एक्चुअली, है ना। यू कैन राइट डाउन लाइक दैट एक्चुअली। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है फिर वो किसके बराबर हो जाएगा, देखो जी एक्चुअली दैट शुड बी योर फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है जी। तो लॉ ऑफ मास एक्शन यही कहता है ना कि अगर आप एक तरह के चार्जेस का कंसंट्रेशन बढ़ा दो तो दूसरे चार्जेस का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो फिर भी उतना ही रहता है जितना प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर आना चाहिए था। ठीक है जी। तो चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल जो है वो ये है कि एक जर्मेनियम क्रिस्टल स्लैब है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमें दिया हुआ है और उसकी थिकनेस दी हुई है 1 सेंटीमीटर। इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है, अपोजिट फेसिस में इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी दी हुई है ना जी, होल्स की मोबिलिटी दी हुई है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमें ये बताना है कि इसमें करंट कितना फ्लो करेगा। देखो करंट अगर मुझे निकालना है हम यहाँ पे ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं कि करंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, V/R। R किसके बराबर हो जाता है, ρL/A, और 1/ρ कितना हो जाता है, सिग्मा। तो सिग्मा VA/L। एक चीज़ आप क्लियरली देखो कि यहाँ पे वोल्टेज हमें डायरेक्टली दी हुई है, एरिया हमें डायरेक्टली दिया हुआ है, और हमें लेंथ जो है वो भी डायरेक्टली दी हुई है थिकनेस की टर्म में, देखो। पर हमें ना सिग्मा नहीं दिया हुआ। अब सिग्मा हम कैसे निकालें, देखो एक्चुअली सिग्मा यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की कंडक्टिविटीज का सम। सिग्मा और मोबिलिटी में रिलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। अच्छा, क्योंकि ये एक प्योर सेमीकंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों इंट्रिंसिक चार्ज कंसंट्रेशन के बराबर होंगे, तो इसको लिखेंगे NiE μe प्लस NiE μh। इसमें से जो चीज़ कॉमन निकाली जा सकती है वो NiE, और यहाँ पे आ जाएगा जी μe प्लस μh। अब मेरे पास सारी वैल्यूज़ हैं तो मुझे करंट निकालने के लिए जो जो चाहिए वो सब मेरे पास है। यहाँ पे मुझे Ni दिया हुआ है, देखो जी क्वेश्चन के अंदर, है ना जी, और E मुझे पता ही है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, μe है, μh है, V दी है, A दी है, L दी है। तो चलो जी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जी एक्चुअली। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो जी NiE μe प्लस μh VA/L। ये हमारा करंट का एक्सप्रेशन बन गया। अब इसमें Ni कितना दिया हुआ है, देखो जी एक्चुअली Ni दिया हुआ बेटा 2 × 10⁻19, तो वो सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 × 10⁻19। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻−19। μe कितना दिया और μh कितना दिया है, एक हमें दिया हुआ है 0.36 और एक 0.14, तो जोड़ देंगे इनको 0.36 0.14। अब बचता है VA और L। V दिया हुआ है 24 वोल्ट
ए दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और थिकनेस जो एल की तरह काम करेगी यहाँ पे वो है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 24। 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में ज़रूर कन्वर्ट करें, और जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है तो इसके बराबर हो गया। देखो जी एक्चुअली, देखो जी 19 से 19 चला गया तो ये कितना आया, देखो जी 3.2, अंदर से आया 0.5, देन 24, यहाँ पे कितना आया देखो जी, ये 10 पावर -2 बचा, फिर ये 10 पावर -1, तो ये आ गया जी 24 10 पावर -1 आ गया जी एक्चुअली। तो किसके बराबर हो जाएगा, देखो पहले तो ये 1.6, फिर ये साथ में कितना हो गया 2.4, ठीक है। तो हाउ मच दैट विल बी इक्वल्स टू 3.2.64, so that comes out to be equals to 3.84 एम्पियर्स। तो कितना करंट जो है वो यहाँ पे फ्लो कर रहा है 3.84। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सी ऑप्शन आ जाएगी बेटा, थर्ड ऑप्शन एक्चुअली, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो अगला सवाल है ना, ये बड़ा एक फंडामेंटल सवाल है। ये पता क्या कहता है कि एक होल जब पी साइड से एन साइड डिफ्यूज करता है पी एन जंक्शन में, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। देखो ये बात हमको पहले से पता है कि जो होल है ना बेसिकली यहाँ पे, वो जैसे अगर सिलिकॉन का स्लैब है हमारे पास, तो सिलिकॉन पॉजिटिव आयन को ही हम लोग कुछ हद तक होल बोल देते हैं, क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में दिया, मान लो किसी एटम ने। तो जब होल गया पी साइड से एन साइड, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो जी एक्चुअली हम ये कह सकते हैं ना कि सिलिकॉन पॉजिटिव आयन जो है वो पी साइड से एन साइड शिफ्ट कर गया। पर एक चीज़ है ना, एटम या आयन तो अपनी जगह नहीं बदलता। तो होता यह है कि एन साइड पे कोई सिलिकॉन होगा जिसका किसी दूसरे सिलिकॉन के साथ कोई बॉन्ड होगा, वो बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला सिलिकॉन अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो पी साइड वाले सिलिकॉन को दे देगा, जिस वजह से एन साइड वाला सिलिकॉन जो है वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा और पी साइड वाला जो सिलिकॉन है वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो देखने में ऐसा लगेगा कि जो होल है पी साइड से वो कहाँ चला गया, एन साइड में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ये कहते हैं कि एक होल पी साइड से एन साइड गया है, तो होता ये है कि एन साइड पे एक बॉन्ड टूटा, वहां से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली पी साइड वाले होल को मिल गया, वो न्यूट्रलाइज हो गया और एक नया होल जो है बेसिकली कहां क्रिएट हो गया, एन साइड में एक्चुअली। तो उस हिसाब से हमारी ऑप्शन क्या बनेगी, देखो पहली ऑप्शन क्या है, अ बॉन्ड इज ब्रोकन ऑन एन साइड एंड इलेक्ट्रॉन फ्रीड फ्रॉम द बॉन्ड जम्प्स टू द कंडक्शन बैंड। दूसरी ऑप्शन है, अ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑन पी साइड जम्प्स टू अ ब्रोकन बॉन्ड टू कंप्लीट इट। A bond is broken on the n side, electron freed from the bond jump to a broken bond on p side to complete it। ये वो ऑप्शन है, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारे पास एक ब्रोकन बॉन्ड था, यहां पे एक बॉन्ड टूटा, यहां वाला इलेक्ट्रॉन आके इसके बॉन्ड को कंप्लीट कर देगा और यहां पे ये हमारे पास एक सिलिकॉन पॉजिटिव आयन बचा रहेगा। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हुआ, आंसर नंबर 3, कि भी एन साइड पे बॉन्ड टूटा, उससे जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ वो पी साइड पे जो ऑलरेडी टूटा हुआ बॉन्ड था उसको जाके कंप्लीट कर देगा और यहां पे हमारे पास एक सिलिकॉन पॉजिटिव आयन बच जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर डिप्लीशन जोन ऑफ एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन। देखो बड़ा सीधी सी बात है कि जो विड्थ होती है डिप्लीशन रीजन की वो डेंसिटीज पे जरूर डिपेंड करती है। रादर आप डेंसिटी को जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे, है ना, तो विड्थ उतनी ज़्यादा कम होती चली जाती है एक्चुअली। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूं, टेम्परेचर को भी जब आप बढ़ाते हो तब भी आपकी डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या हो जाती है जी, एक्चुअली कम होती चली जाती है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जोन इज प्रोड्यूस्ड बाय आयनाइज्ड डोपेट एटम। ये बिल्कुल सही है, जो आपका पीएन जंक्शन बनता है, तो पीएन जंक्शन में ये जो हमारा बीच वाला रीजन होता है, जो एन साइड पे एक्सेप्टर आयंस होते हैं और जो पी साइड पे डोनर आयंस होते हैं, जब डिफ्यूजन होती है तो वो आयंस जंक्शन के नज़दीक एक्सपोज हो जाते हैं और इनके एक्सपोजर की वजह से ही यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है जी एक्चुअली। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
वो कौन से आयंस प्रोड्यूस करते हैं? एन साइड पे जो आपके डोनर आयंस थे और पी साइड पे जो आपके एक्सेप्टर आयंस थे, जो एक्सपोज हो गए नियर द जंक्शन, वही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो नो डाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जोन इज प्रोड्यूस्ड बाय आयनाइज्ड डोप्ड एटम। तो ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाना चाहिए? बोथ 1 एंड 2। ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरियर पोटेंशियल ऑफ अ पीएन जंक्शन डिपेंड्स अपॉन। देखो जी, ये टेम्परेचर पे जरूर डिपेंड करता है। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दें तो बैरियर पोटेंशियल घटना शुरू हो जाता है। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे बैरियर पोटेंशियल कम होता चला जाता है। बाइसिंग वोल्टेज पे बिल्कुल सही है, जैसे आप फॉरवर्ड बाइसिंग करते हो तो बैरियर पोटेंशियल घट जाता है, पर जब आप रिवर्स बाइसिंग करते हो तो बैरियर पोटेंशियल जो है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। डोपिंग डेंसिटी के साथ भी यही होता है। डोपिंग डेंसिटी जो है वो आप जितनी ज़्यादा बढ़ाते जाओगे बैरियर पोटेंशियल उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो इसका मतलब साफ है कि बैरियर पोटेंशियल जो है वो तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी, बाइसिंग वोल्टेज पे भी और डोपिंग डेंसिटी पे भी ये डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में हमें पता करना है कि कौन सा पीएन जंक्शन रिवर्स बायस है। देखो बेटा, अगर आपको रिवर्स बायसिंग देखनी है, देखो रिवर्स बायस में क्या होता है, P एट लोअर पोटेंशियल देन N। और फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है? फॉरवर्ड बायसिंग में होता है P एट हायर पोटेंशियल देन N। अब जैसे पहले वाला केस देखो, ये P है और ये N है, तो P साइड 15 वोल्ट पे है और N साइड 10 वोल्ट पे है। तो नो डाउट P वाला ही हायर पोटेंशियल पे है, तो फॉरवर्ड बायस हो गया। दूसरे वाला देखो, P बेटा -5 पे है और N -10 पे है, पर नेगेटिव में छोटा पोटेंशियल बड़ा होता है, तो ये दूसरे वाला भी क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस। तीसरे वाला देखेंगे, P आपका -10 पे है पर N आपका 0 वोल्ट पे है। 0 वोल्ट इज हायर पोटेंशियल देन -10, तो ये वाला क्या हो गया मेरा? रिवर्स बायस। और लास्ट वाला देख लो, P आपका 10 पे है और N आपका -5 पे है, तो डेफिनेटली 10 इज बिगर पोटेंशियल देन -5। तो आप देखोगे इनमें से 4 कॉन्फ़िगरेशन में से सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन है जो रिवर्स बायस है, और वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है जी। तो चलिए, कम से कम डायोड्स के अंदर ना आपको फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस देखना बहुत अच्छे से आना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन भी इस पे आ जाते हैं, और जब आप क्वेश्चंस दूसरे करते हो तो उनमें भी आपको फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग देखनी पड़ती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये हमारा अगला सवाल है। ये कहता है कि हमारे पास ना एक करंट और वोल्टेज का कैरेक्टरिस्टिक्स है पीएन जंक्शन डायोड का, फॉरवर्ड बायस सिचुएशन में दिखाया गया है। द रेशियो ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस। देखो बेटा, वैसे जो हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस यहाँ डिफाइन करते हैं ना, वो होता है dV/dy, है ना, वेरी स्मॉल चेंज इन वोल्टेज कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन करंट। इन्होंने हमसे ना 2 वोल्ट और 4 वोल्ट पे ना रेजिस्टेंस का रेशियो पूछा है। अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखें, है ना, इफ़ यू जस्ट लुक एट द डायग्राम, तो जहाँ पे 2 वोल्ट है वहाँ पे इन्होंने छोटा सा चेंज दिखाया है वोल्टेज का। तो जो मेरा पहला रेजिस्टेंस है ना जी, जिसको मैं R1 लिख सकता हूँ लेट से, तो वो कितना हो जाएगा? देखो वोल्टेज में चेंज है 0.1 का, और कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज करंट में कितना है? 5 मिली एम्पियर। ठीक है जी। इसी तरह से जब आप 4 वोल्ट के आसपास देखेंगे तो यहां पे वोल्टेज में चेंज 0.2 का है, तो जो आपका R2 आएगा वो आएगा 0.2, और कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज जो आपको यहां देखने को मिलेगा वो 50 मिली एम्पियर का है, तो डिवाइड बाय 50 मिली एम्पियर। अब क्योंकि इन्होंने मुझे दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो पूछा है तो मैं R1/R2 कर देता हूँ, तो मेरी रेशियो बन जाएगी 0.1/0.2, इधर आ जाएगा 50/5 हो गया जी एक्चुअली। सो दिस कम्स आउट टू बी 1/2 इंटू 10, सो दैट इज 5:1 हो गया मेरे पास एक्चुअली। सो द ऑप्शन नंबर 2 हो गया जी एक्चुअली। ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, और ये कहता है कि
यूजिंग अ मल्टीमीटर टू आइडेंटिफाई अ डायोड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द डायोड। देखो डायोड के बारे में ना एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्ट करता है और रिवर्स बायसिंग में कंडक्ट नहीं करता। तो एक मल्टीमीटर ऐसी डिवाइस है जिससे हम लोग किसी डायोड या किसी एलिमेंट के अक्रॉस कुछ वोल्टेज लगा के करंट मेजर कर सकते हैं या रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। अब सबसे पहली चीज, इट इज अ 2 टर्मिनल डिवाइस, ये बात तो ठीक है। विच कंडक्ट्स करंट इन बोथ डायरेक्शन, ये गलत है, ये दोनों डायरेक्शन में करंट नहीं कंडक्ट करता, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट कंडक्ट करता है जब आप P को हायर पोटेंशियल पे और N को लोअर पे रखेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, इट इज 2 टर्मिनल डिवाइस विच कंडक्ट करंट्स इन वन डायरेक्शन ओनली, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। इट डज नॉट कंडक्ट करंट गिव्स एन इनिशियल डिफ्लेक्शन व्हेन डिकेज टू 0, ये वाला आपकी गलत ऑप्शन है। ये वाली ऑप्शन आपकी तब आती है जब आप कैपेसिटर की बात करते हो, क्योंकि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जब शुरू में आप उसको चार्ज करना शुरू करते हो तो करंट आता है, लेकिन जैसे जैसे वो चार्ज होता रहता है फाइनली द करंट बिकम 0। तो अगर मुझे कैपेसिटर ढूंढना होता तो वो थर्ड ऑप्शन थी। और लास्ट वाला क्या है, इट इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस। तो डायोड इज नॉट अ 3 टर्मिनल डिवाइस, इट इज ओनली 2 टर्मिनल डिवाइस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर 2 कि ये 2 टर्मिनल डिवाइस है जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट जो है वो कंडक्ट करती है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं करती। ठीक है जी, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये वाला जो सवाल है ना बेटा, ये कहता है कि इन द अबव सर्किट द आउटपुट वोल्टेजेस। देखो बेटा यहाँ पे ना 2 डायोड लगे हुए हैं, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा सवाल है। सबसे पहला काम आपने ये देखना है, जैसे यहाँ पे ये 24 वोल्ट लगी हुई है, तो ये वाला जो हमारा डायोड है ये बेसिकली क्या है, रिवर्स बायस्ड है। ठीक है जी, और ये वाला डायोड मेरा क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड है। जो डायोड हमारा रिवर्स बायस्ड है उसमें करंट नहीं जाएगा जी, हम आइडियल कंडीशन मान लेते हैं। तो हमारा जो करंट फ्लो करेगा वो कैसे फ्लो करेगा, द करंट इज गोइंग टू फ्लो लाइक दिस सिंपली। और इस करंट की वैल्यू कितनी होएगी, फॉरवर्ड बायसिंग में आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस आप 0 मान सकते हैं। तो एक रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम, दूसरा रेजिस्टेंस 20 ओम, और बैटरी कितने की है, 24 वोल्ट की। तो ये हो जाएगा जी 24 डिवाइड बाय 10 प्लस 20, सो 24 बाय 30, सो दैट शुड बी इक्वल्स टू 0.8 एम्पियर्स। आउटपुट वोल्टेज मतलब 20 ओम के अक्रॉस वोल्टेज, तो मेरी आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगी, देखो जी एक्चुअली करंट इंटू 20 ओम, तो 0.8 इंटू 20, so that comes out to be equals to 16 volts. So the correct answer is this much. तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे भी जाते हैं। आपको प्राइमरली फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस देखना आना चाहिए, और अगर आइडियल डायोड है तो रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट और फॉरवर्ड बायस के अंदर आप उसका रेजिस्टेंस 0 ले सकते हैं। क्वेश्चन में कई बार रेजिस्टेंस मेंशन किया होता है कि फॉरवर्ड बायस में इतना रेजिस्टेंस लो, तो फिर उस केस में डायोड की जगह रेजिस्टेंस अज्यूम करके आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। तो हमारा जो अगला सवाल है वो ये है, देखो जी, इसमें हमें ये बताना है कि नेटवर्क में करंट कितना है। अगेन पिछली बार की तरह ही है, बस आपको यहां पे ये देखने की जरूरत है कि कौन फॉरवर्ड है कौन रिवर्स है। जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये वाले डायोड का N प्लस से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला रिवर्स बायस हो गया, और इस वाले डायोड का P नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला भी क्या हो गया, रिवर्स बायस। तो ना तो इस वाली ब्रांच में कोई करंट जाएगा और ना ही इस वाली ब्रांच में बेटा कोई करंट जाएगा। करंट विल फ्लो लाइक दिस, यहां से आएगा, अब इस ब्रांच में नहीं जाएगा तो करंट ऐसे जाएगा, फिर जब यहां पहुंचेगा तो इसमें नहीं जाएगा तो करंट इधर जाएगा, और वहां पहुंच के इधर तो आ नहीं सकता तो करंट इधर से आएगा जी एक्चुअली। तो इंटरेस्टिंग बात देखो, ये वाला जो 10 ओम है, ये जो 5 ओम है, ये वाला 10 ओम है, ये तीनों सीरीज में आ गए, और ये वाला 5 ओम है। तो करंट आया कितना, देखो जी, सर्किट में जो ईएमएफ है वो 9 वोल्ट है, ये वाला 5, ये वाला 10, ये वाला 5 और ये वाला 10, ये सारे सीरीज में हैं। 10 10 5 5, तो टोटल कितना हो गया, 30। ठीक है जी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/10, यानी सिंपली 0.3 एम्पियर्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास सिंपली अगर आपको फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस देखना आता है तो सर्किट देखने में चाहे कॉम्प्लेक्स लगता हो बट सॉल्व करने में उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, इट इज़ वेरी इजी। ठीक है, तो चलिए
अगले सवाल पे चलते हैं। अगेन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। है तो सिंपल इस बात के ऊपर ही कि जैसे दो डायोड लगा दिए आपने और आप देख सकते हैं कि दोनों डायोड जो हैं वो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में हैं। लेकिन ना यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस वाले डायोड के नीचे लिखा हुआ है कि ये जर्मेनियम का है और इस वाले डायोड के नीचे लिखा हुआ है सिलिकॉन का है। और पूछा भी सिंपल सा है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो है मेरे को कितनी वोल्टेज मिली हुई है। अब इसमें ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है जो आपको समझने की जरूरत है कि अगर मैं किसी भी डायोड का फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक देखता हूं तो वो ग्राफ ना इस तरह से आता है। कहने का मतलब ये होता है कि जब कोई डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ना वो उसकी बैरियर वोल्टेज के आसपास सेट हो जाती है। आइडियल डायोड के केस में हम इस वोल्टेज को 0 वोल्ट मान के सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब एक्चुअल डायोड्स होते हैं तो उनके अक्रॉस फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज 0 नहीं होती। ये वाली वोल्टेज की वैल्यू जर्मेनियम के लिए नियरली 0.3 वोल्ट होती है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट के आसपास होती है। ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ती हैं क्योंकि क्वेश्चंस में ये दी नहीं होती। तो अगर सोचो कि 15 वोल्ट में से 0.3 वोल्ट यहां चले गए, 0.7 वोल्ट यहां चले गए, इसका मतलब इन दोनों रजिस्टर्स के लिए जो भी करंट इनमें फ्लो कर रहा होगा तो यहां पे वोल्टेज बची कितनी है आपके पास? भाई 15 वोल्ट में से 1 वोल्ट निकल गया तो आपके पास बचा ही कितना? 14 वोल्ट। इसका मतलब ये 14 वोल्ट जो है वो इन दोनों में डिवाइड होएगा। तो पहली बात अगर आप करंट की वैल्यू लिखेंगे तो कितनी लिखेंगे? देखो 14 वोल्ट डिवाइड बाय इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना हुआ? सीरीज में ही है, सो दैट इज 4 किलो ओम। ये आया। अब आपको चाहिए वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, तो वो I इंटू RL हो जाएगा। अब I तो आपका 14/4 हो गया ना जी एक्चुअली, और ये रेजिस्टेंस किलो ओम में ही ले लो तो ये हो जाएगा जी 2.5, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो जी एक्चुअली 35/4 हो गया, सो दैट कम्स आउट टू बी 8.75 वोल्टेज आ जाएगी मेरे पास एक्चुअली वोल्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 8.75 वोल्ट हो गया। ठीक है जी, तो ये चीज जरूर याद रखें कि जर्मेनियम के लिए फॉरवर्ड बायस में जो बैरियर वोल्टेज है वो 0.3 वोल्ट है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है जी एक्चुअली। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये देखो नीट 2024 में आया और बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। इन्होंने ना एक व्हिटस्टोन ब्रिज बनाया और बीच में ना एक जगह डायोड लगाया हुआ है। तो इन्होंने ये पूछा हुआ है कि कौन से वाला जो व्हिटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस हो सकता है। तो यहाँ पे ना ये वाला डायोड जो है यहाँ पे जो लगा हुआ है ये फॉरवर्ड बायसिंग में लगा हुआ है। सो दिस डायोड यहाँ पे जो लगा हुआ है ये फॉरवर्ड बायसिंग में है। ये वाला जो डायोड यहाँ लगा हुआ है ये रिवर्स बायसिंग में है। सिमिलरली ये वाला जो डायोड यहाँ लगा हुआ है, क्योंकि बैटरी इन्होंने उल्टी कर दी तो ये वाला रिवर्स बायसिंग में है। और यहाँ पे इन्होंने बैटरी तो सीधी रखी है तो ये डायोड जो है वो है फॉरवर्ड बायसिंग में, लेकिन वो 5 ओम के साथ पैरेलल में है। देखो जहां जहां डायोड रिवर्स बायसिंग में है, तो क्योंकि रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी हाई, तो आप ये कह सकते हैं कि ये तो करंट कंडक्ट ही नहीं करेगा ना, तो ये वाली ऑप्शंस तो डेफिनेटली आपका आंसर हो ही नहीं सकती। अच्छा, व्हिटस्टोन ब्रिज में हमें यही करना होता है ना बैलेंसिंग के लिए कि इन दो रेजिस्टेंस का रेशियो इन दो रेजिस्टेंस की रेशियो के बराबर होना चाहिए। अब जैसे पहली ऑप्शन देखो, लेफ्ट साइड पे 10 और 15 का रेशियो है, राइट साइड पे एक 10 है नीचे 5 है, पर ये तो पॉसिबल है ना कि ये वाला डायोड का जो फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस हो वो 10 ओम हो जाए, फिर तो ये भी 15 हो जाएगा। सो दिस फर्स्ट ऑप्शन इज पॉसिबल। अच्छा, दूसरी ऑप्शन क्यों नहीं पॉसिबल, ये थर्ड वाली? असल में ना यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन की है। डायोड का रेजिस्टेंस भले से जितना मर्जी हो, क्योंकि आपने उसके पैरेलल में 5 ओम लगा दिया तो यहां पे जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगा वो 5 ओम से कम आएगा, जिस कारण से 10/15 यहां तो है पर यहां पे कभी 10/15 नहीं हो सकता। तो यहां पे ये वाला व्हिटस्टोन ब्रिज कभी बैलेंस हो ही नहीं सकता। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो जी क्या कहता है, इन द सर्किट गिवन द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर आर एस। देखो बेटा सीधी सी बात है, ये यहां पे ना एक एसी सोर्स लगाया है। अब इस एसी सोर्स के अंदर सपोज करो कि ये साइकिल शुरू में ये प्लस है और ये माइनस है इनिशियली, तो होगा क्या
कि जब ये प्लस और माइनस है तो ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस होएगा, तो आपका ना करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। अच्छा, यहां पे जो भी वोल्टेज होएगी वो आर में और 1 किलो ओम में डिवाइड होएगी, ठीक है। अब जरा साइकिल बदल दो, मान लो आपने साइकिल बदल दिया, अब यहां पे माइनस हो गया और ये वाला प्लस हो गया। अब ये वाला डायोड तो आपका रिवर्स बायस हो जाएगा, पर अब ये वाला डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। अब आपका जो करंट है वो ऐसे फ्लो करेगा। अब इस केस के अंदर जो आपकी वोल्टेज V है वो 0.5 किलो ओम और R में डिवाइड होएगी। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि पहले केस में जब आपके पास फर्स्ट केस है, ठीक है, जो आपके पास फर्स्ट केस है वहां पे R के अक्रॉस वोल्टेज कितनी आएगी, करंट इंटू R, पर करंट था कितना, V डिवाइड बाय R प्लस 1 किलो ओम इंटू R। और सेकेंड केस में इसी R के अक्रॉस वोल्टेज कितनी आएगी, फिर से करंट इंटू R, और ये करंट हो जाएगा V डिवाइड बाय R प्लस 0.5 इंटू R, क्योंकि सेकेंड केस में R के साथ सीरीज में कौन सा है, 0.5 किलो ओम। एक चीज आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो सेकेंड केस में वोल्टेज आ रही है ना वो फर्स्ट केस के कंपैरिजन में क्या है, बड़ी है। तो पहली चीज, आधे साइकिल में जो R के अक्रॉस वोल्टेज आएगी और दूसरे आधे साइकिल में जो R के अक्रॉस वोल्टेज आएगी वो डेफिनेटली आपके पास अलग अलग एम्पलीट्यूड की आएगी। एक और चीज देखें इंटरेस्टिंगली, पहले वाले केस में R में जो करंट है ना वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है और दूसरे वाले केस में ऊपर से नीचे की तरफ। तो इसका मतलब R के अक्रॉस जो वोल्टेज आपके पास आ रही है वो ऑल्टरनेटिंग रही है और कुछ इस तरह की आएगी कि जैसे मान लो पहले वाले केस में आपकी पीक छोटी आई, पर जब नेगेटिव वाली पीक आई तो थोड़ी बड़ी आई, फिर छोटी आई, फिर नेगेटिव वाली पीक क्या आई, बड़ी आई। तो आएगी AC, पर जिनकी पीक्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। तो ये आंसर आ जाएगा एन AC विद डिफरेंट पीक्स ड्यूरिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल। तो इसीलिए जो आंसर है वो क्या बन जाएगा बेटा, हमारा सेकंड ऑप्शन, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहां पे एक AC सोर्स है, डायोड है, एक रेजिस्टर है और इनको हमने ना सीरीज में लगा दिया। ये ना एवरेज पावर पूछ रहा है। देखो बेटा सीधी सी बात है, जब यहां पे मान लो प्लस और माइनस होगा तो करंट कंडक्ट करेगा, क्योंकि ये क्या आएगा, फॉरवर्ड बायस। लेकिन जब यहां माइनस और प्लस हो जाएगा तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, करंट नहीं कंडक्ट करेगा। तो मेरा जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, यानी जो रजिस्टर के अक्रॉस मेरे को वोल्टेज देखने को मिलेगी वो ऐसे देखने को मिलेगी कि शुरुआत में आधे साइकिल के लिए वोल्टेज 0 है, फिर आधे के लिए आएगी, फिर 0 है, फिर आधे के लिए आएगी। तो मेरा एक साइकिल ये बन जाएगा, ये वैल्यू मान लो मेरे पास E0 के बराबर आती है। अब जब इस तरह की आपके पास वोल्टेज है तो इसकी RMS वैल्यू किसके बराबर आती है, देखो जी, एक्चुअली आधे साइकिल के लिए 0 है, ये साइनोसाइडल है, इसकी वोल्टेज होती है RMS E0 बाय √2। तो पूरे साइकिल की RMS वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टाइम इंटरवल्स है ना, इसकी RMS ले लो, इसकी RMS ले लो और फिर इस तरह से निकाल लो। तो हमारे पास कितने के बराबर हो जाएगी, E0 बाय 2। अब जो हमारे पास रजिस्टर के लिए एवरेज पावर डिसिपेटेड आती है वो क्या आती है, देखो रजिस्टर के लिए आती है VRMS IRMS। अब यहां पे आप IRMS क्या लिख सकते हो, VRMS बाय R, यानी VRMS का स्क्वायर बाय R। आप VRMS की वैल्यू यहां डाल दो तो ये मेरे पास हो जाएगा E0 स्क्वायर बाय 4 R के बराबर। तो रजिस्टर में कितनी पावर डिसिपेट होगी आपके पास, E0 स्क्वायर बाय 4R। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 एक्चुअली, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल जो है वो ये है कि इनमें से स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमने। देखो पहली स्टेटमेंट क्या है, जंक्शन एरिया ऑफ सोलर सेल इज मेड वेरी नैरो कंपेयर टू अ फोटो डायोड। बेटा उल्टा होता है, सोलर सेल में ना हम लोग चाहते हैं कि हमारा जंक्शन एरिया जो है वो बड़ा बने, तो फोटो डायोड के कंपैरिजन में वो जंक्शन एरिया बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट डेफिनेटली क्या होगी, फॉल्स। सोलर सेल आर नॉट कनेक्टेड विद एन एक्सटर्नल बायस, ये तो सही है, इनके लिए कोई अलग से बैटरी नहीं होती, रादर जो सनलाइट फॉल करती है जंक्शन पे उससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है जनरेट होते हैं, वो डिपॉजिट होते हैं।
तो ये रादर एज अ बैटरी एक्ट करता है, इसके अलग से बाइसिंग की कोई जरूरत नहीं होती। एलईडी आर मेड ऑफ लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शंस, ये फॉल्स है। इनको हम लोग ना हैवीली डोप्ड बनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंबाइन कर सकें और हमें ज़्यादा इंटेंस लाइट मिल सके। इंक्रीज इन करंट रिलीज इन कॉन्टिन्यूस इंक्रीज ऑफ एलईडी लाइट इंटेंसिटी, ये भी फॉल्स है। रादर इंटेंसिटी का ग्राफ ना इस तरह का होता है बेटा, यहाँ पे अब वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे और ये इंटेंसिटी है। तो जब आप एक एलईडी के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो शुरू में तो इंटेंसिटी बढ़ती है, पर एक पॉइंट पे मैक्सिमम होके क्या होना शुरू हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग ना, जब भी अगर आप देखोगे मार्केट से आप कोई एलईडी लेके आते हो तो जनरली उनको किसी अडेप्टर के ऊपर चलाया जाता है। तो वो अडेप्टर ये इंश्योर करता है कि एलईडी को उतनी ही वोल्टेज मिले जिस पे वो मैक्सिमम लाइट आउटपुट दे सके। और लास्ट क्या है, एलईडीज हैव टू बी कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस फॉर एमिशन ऑफ लाइट, ये तो ट्रू ही है। फॉरवर्ड बायसिंग करोगे तभी पी और एन से, पी से होल्स एन की तरफ जाएंगे, एन से इलेक्ट्रॉन्स होल की तरफ आएंगे, और तभी आपका जो रिकॉम्बिनेशन रेट है वो ज़्यादा होगा। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं कि इनको फॉरवर्ड बायस किया जाता है। तो अगर आप देखेंगे इन 5 स्टेटमेंट्स में से 2 ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, एक तो बी और एक आपकी ई। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट्स अ वेरी फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन कि भाई मेरे को ना 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, इनमें से मुझे बताना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स किसको बिलोंग करता है। देखो पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमें पता ही है कि सिंपल ये डायोड ही है ना, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट है, रिवर्स बायसिंग में सैचुरेशन आ जाती है। जो दूसरे वाला है, क्योंकि इसका बड़ा शार्प ब्रेकडाउन है, तो ये डेफिनेटली किसको बिलोंग करता है, जीनर डायोड को। अच्छा तीसरे वाला देखो, तीसरे वाला ऐसा कर्व हमें थर्ड क्वाड्रेंट में करंट और वोल्टेज का ग्राफ किसके लिए होता है, सोलर के लिए, और ये दिखा भी रहा है कि जब अंधेरा होगा तो फिर ये कोई करंट वहां पे फ्लो नहीं करेगा। और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली एक चीज़ दिखा रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वोल्टेज के साथ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ कैसे वेरी कर जाता है जी। तो यहाँ पे वो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर हो सकता है। ठीक है जी, रेजिस्टेंस जो है वो कैसे वेरी कर रहा है, तो सिंपल डायोड, जीनर डायोड, सोलर सेल, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। तो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन एक्चुअली ओवर हियर। ठीक है जी, सीधा सीधा आंसर है ये। तो अगला देखेंगे जी। एक्चुअली देखो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। नॉर्मली मैंने देखा है कि बुक्स में ना एलईडी का जो है कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ सिर्फ फॉरवर्ड बायस बना के दे देते हैं, पर डिफरेंट कलर के एलईडीज आते हैं तो उनके लिए ग्राफ कैसा होता है। देखो जी एक्चुअली पहली बात तो ये है कि ये तो कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि एलईडी को तो हम लोग फॉरवर्ड बायस में चलाते हैं, वो ऐसा भी नहीं होता जी एक्चुअली। उसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा यही। इसमें देखने वाली चीज़ पता है क्या है कि रेड कलर के लिए जो आपकी बैरियर वोल्टेज आती है वो कम आती है, और ब्लू कलर के लिए जो आपकी बैरियर वोल्टेज आती है वो ज़्यादा आती है। और इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत सिंपल है। देखो ब्लू कलर की जो लाइट है उसकी वेवलेंथ होती है कम। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लू कलर की लाइट जिस बैरियर के लिए प्रोड्यूस की गई होगी वो बैरियर ज़्यादा रहा होगा, तो इसीलिए आपके पास ब्लू कलर की कट इन वोल्टेज ज़्यादा होती है और रेड कलर की कट इन वोल्टेज जो है वो डेफिनेटली कम होती है। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। एक हमारे पास ना जीनर डायोड का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में ये बोला गया है कि करंट फ्लोइंग थ्रू द जीनर डायोड बताओ जी। एक्चुअली ये जो जीनर डायोड के बराबर में वोल्टेज लिखी होती है ना, ये इसकी जीनर वोल्टेज होती है, ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है। अच्छा बेटा इस तरह के क्वेश्चंस में ना एक ट्विस्ट हमेशा रहता है, तो मैं हमेशा ये बात बच्चों को बोलता हूँ कि पहले आप ना ये चेक करो कि क्या हमारा डायोड ब्रेकडाउन में है या नहीं। और उसको चेक करने का तरीका क्या है, पहले मान लो कि डायोड हमारा ब्रेकडाउन में है ही नहीं। ठीक है जी, तो जब ब्रेकडाउन में नहीं है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। हालांकि ऐसी ऑप्शन नहीं है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये वाला जो है वो ब्रेकडाउन में ही है, बट इन सम अदर क्वेश्चन दिस कुड बी द सिनेरियो। तो चेक कैसे करेंगे कि इसको आप मान लो कि ये ब्रेकडाउन में नहीं है, तो यहाँ पे तो करंट जाएगा ही नहीं, तो आपका जो करंट है वो बेसिकली ऐसे फ्लो कर जाएगा। तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी, देखो आपके पास द करंट वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय, है ना, यू कैन से दैट 500 प्लस 1000 when Zener diode is not in breakdown। फिर आप ना 1 किलो ओम जो कि जीनर के पैरेलल है, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालो। मान लो ये वोल्टेज V1 है, कितनी हो जाएगी, करंट इंटू 1000। अब आपके पास 10 बाय 1500 और इधर आ गया 1000।
ये 2 जीरो जीरो चलेगी यहाँ से एक्चुअली। तो अगर आप देखेंगे दिस कम्स आउट टू बी 100/15, इसमें कोई डिनाइल नहीं कि ये 5 वोल्ट से तो ज़्यादा ही है। अब जब मुझे पता चल गया कि ये 5 वोल्ट से ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ डायोड इज इन ब्रेकडाउन। अब जब मुझे पता चला, उसके बाद सॉल्व करना आसान है, क्योंकि मुझे पता है कि अब यहाँ 5 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस भी कितना हो गया बेटा, 5 वोल्ट। अब 10 में से 5 यहाँ है, तो यहाँ भी कितना हुआ जी एक्चुअली 5 वोल्ट। तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, मान लो ये वाला करंट जो है वो आपके पास I2 है, तो ये I2 कितना हो गया, देखो जी, दैट I2 कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 5/500, तो उसको आप लिख सकते हो 10 मिली एम्पियर, है ना। यू कैन ऑलवेज राइट डाउन लाइक दैट एक्चुअली। अच्छा, उसके बाद ये वाला करंट मुझे निकालना है, तो मान लो ये वाला करंट I3 है, तो I3 कितना हुआ, अब यहाँ पे 5 वोल्ट है और ये 1 किलो ओम है, तो ये हो जाएगा जी 5/1000, तो ये सीधा सीधा कितना हुआ 5 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे I1 कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा I2 में से I3 माइनस कर दो, सो दैट शुड बी 5 मिली एम्पियर। सो द करेक्ट आंसर इज 4th ऑप्शन। ठीक है जी, ये चेक ज़रूर करें, क्योंकि कई क्वेश्चंस में डायोड ब्रेकडाउन में होगा, ये पहले से अज्यूम करना ठीक नहीं होता बेटा। ठीक है जी, तो चलिए अगला जो है वो ये देख सकते हैं कि इफ अ स्क्वायर ऑफ इनपुट सिग्नल 10 वोल्ट इज अप्लाइड टू अ सर्किट शोन इन द फिगर, तो RL के क्रॉस कितना आएगा। बेटा देखो सीधी सी बात है, इस तरह के क्वेश्चंस में ना बच्चों को कई बार कंफ्यूजन क्या होती है, बच्चों को लगता है कि सिग्नल दे कहाँ रहे हैं। सिग्नल हमेशा ना यहाँ दिया जाता है बेटा, इसको आप प्रैक्टिकली 0 मान सकते हो। ठीक है जी, तो जब आप यहाँ पे +5 वोल्ट लगाओगे, जब ये वाला पॉजिटिव वाला हिस्सा आएगा तो ये तो कंडक्ट कर जाएगा, तो यहाँ पे +5 वोल्ट आ जाएंगे। लेकिन जब आप यहाँ -5 वोल्ट लगाओगे तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, तो कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए जब जब +5 वोल्ट आएंगे वो आउटपुट में आएंगे, -5 नहीं आएंगे। तो आपका जो आंसर बनना चाहिए वो कौन सा बनना चाहिए, द आंसर शुड बी फर्स्ट ऑप्शन, कि 0 से लेकर 5 वोल्ट वाला पल्स ही जो है वो यहाँ पे क्रॉस कर पाएगा। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये जो क्वेश्चन है इसमें ये बोला गया है कि हमने ना इनपुट अप्लाई किया है A और C के क्रॉस, और आउटपुट B और D के क्रॉस लिया गया है जी एक्चुअली। तो ये कैसे बिहेव करेगा, मतलब फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, या आउटपुट क्या आएगा जी एक्चुअली। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में ना आपको पहले से तो पता नहीं होता कि ये कैसे बिहेव करेगा, तो इसको ना आपको चला के देखना पड़ता है। जैसे बोला गया ना वैसे करो जी आप एक्चुअली। जैसे बोला गया कि इनपुट लगाया गया है A और C के क्रॉस, ठीक है जी। मान लो जी मैं यहाँ लगाऊंगा इनपुट, और मुझे आउटपुट कहाँ लेना है, आउटपुट लेना है B और D। मान लो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा देते हैं, इसके अक्रॉस ले लेंगे एक्चुअली। अब ना इंटरेस्टिंग बात देखो जी, होगा क्या, होगा ये कि जब आप यहाँ पे मान लो प्लस लगाओगे और ये माइनस लगाओगे, तो जैसे ही आप ऐसा करोगे ये वाला रिवर्स बायस्ड है, ये भी रिवर्स बायस्ड है, ये भी रिवर्स बायस्ड है, ये भी रिवर्स बायस्ड है। तो यहाँ पे जो भी आपका आउटपुट आ रहा है, तो आउटपुट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। बिल्कुल बढ़िया बात है जी एक्चुअली। अब ज़रा दूसरा केस देखो, मान लो आप यहाँ पे माइनस लगाते हो और ये प्लस लगाते हो। ऐसा करने से ये वाला भी आपका फॉरवर्ड बायस हो गया, ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया, ये वाला भी फॉरवर्ड बायस हो गया, और ये वाला भी फॉरवर्ड बायस हो गया। अब इसमें ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि आइडियल डायोड का फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज क्या हो जाता है, 0, रेजिस्टेंस भी 0 हो जाता है। तो जब यहाँ से करंट फ्लो करेगा, वो करंट इन दोनों में जाएगा, वो रजिस्टर में नहीं जाएगा, वो सीधा ऐसे निकल जाएगा। या आप ऐसे भी देख सकते हो, इस लूप के अंदर इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, 0, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, 0, तो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज भी कितनी हो जानी चाहिए, 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली ये डायोड्स चाहे रिवर्स बाइसिंग में हो या फॉरवर्ड बाइसिंग में, हमें रजिस्टर यानी B और D के अक्रॉस कोई वोल्टेज मिलने वाली नहीं है। तो इसका मतलब हमारा आउटपुट यहाँ पे 0 ही रहेगा, ठीक है जी, चाहे A पे पॉजिटिव हो या A पे नेगेटिव हो। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर है 0। अब हमारे पास ना जैसे दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉजिक गेट्स। नीट में ना लॉजिक गेट्स यूजुअली शायद ही कोई ऐसा साल होता होगा जब इसमें से क्वेश्चन नहीं आता। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और वो बड़ी आसानी से हो भी जाते हैं। बस आपको थोड़ा सा बूलियन अलजेब्रा आना चाहिए,
और एक डी मॉर्गन्स थ्योरम होती है, वो हमें आनी चाहिए, वो मैं सिखा भी दूंगा अभी आपको साथ के साथ ही। देखो होता क्या है कि यहाँ पे ना इनपुट दिए हुए हैं और एक आउटपुट पल्स पूछी हुई है। देखो ये सबसे पहले हमारे ना नॉट गेट है, तो अगर यहाँ पे मान लो मैं इसको ए ले लेता हूँ, इसको बी, तो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा ए बार, और ये वाला क्या बनेगा बी बार। अब इसके आगे आपने और लगाया हुआ है, तो द आंसर विल बी जस्ट ए बार प्लस बी बार। अच्छा, डी मॉर्गन जो है उसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे ये बीच में प्लस है ना, तो यहाँ पे ए और बी का प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर अगर ए के ऊपर बार है तो यहाँ नहीं आएगी, बी के ऊपर बार है तो यहाँ नहीं आएगी, पूरे पे बार नहीं है तो यहाँ पूरे पे बार आ जाएगी। तो चाहे आप इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, ये एक ही बात है जी। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब जब यहाँ पे ए और बी का प्रोडक्ट 0 होगा तो बार की वजह से 1 आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, पहला प्रोडक्ट क्या है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 और 1 का प्रोडक्ट हो गया 1, पर बार की वजह से क्या आना चाहिए 0, तो पहले मेरा आउटपुट आना चाहिए 0। फिर यहाँ 0 है, ये भी 0 है, तो यहाँ 1 आना चाहिए। यहाँ 1 है, ये 0 है, तो प्रोडक्ट 0 हो गया तो 1 आना चाहिए। यहाँ 0 है, ये 1 है, फिर प्रोडक्ट 0 हो गया 1। यानी कि पहले वाले सेक्शन को छोड़ दे तो बाकी सब जगह 1 आना चाहिए। तो पहले सेक्शन में 0, बाकी सब जगह 1, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर 1 हो गया जी। एक्चुअली आई बात समझ में जी एक्चुअली, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब यहाँ पे ना ये पूछा गया है कि जैसे ये गेट्स हमने लगाए हुए हैं, तो आपको बताना है कि इस कॉम्बिनेशन को इनमें से कौन से गेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों में बूलियन अलजेब्रा डेफिनेटली काम आता है आपके। जैसे ये ए और बी हैं, सबसे पहले ये आपने और गेट लगाया हुआ है, तो यहाँ पे ए प्लस बी आ गया आउटपुट। ये आपका नैंड गेट है, तो यहाँ आ जाएगा ए बी का बार। जब भी ना पूरे का बार होता है, ये सिंप्लीफाई करने में हमें तंगी करता है, तो हमें काम करते हैं, जैसे डी मॉर्गन थ्योरम यही लगा लो आप। एक्चुअली ए और बी प्रोडक्ट है ना, तो बीच में आ जाएगा प्लस, ठीक। यहाँ पे ए के ऊपर बार नहीं थी, पूरे पे बार थी ना, ए पे बार नहीं थी तो यहाँ बार आ जाएगी, बी पे बार नहीं थी तो बार आ जाएगी, पूरे पे बार थी तो नहीं आएगी। अब इससे आगे हमारे पास लगा हुआ है एंड गेट, वो क्या करता है, दोनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई कर देता है। तो आपका आउटपुट ये आ गया ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी बार। अब ये किसके बराबर हो गया, देखो जी एक्चुअली ए बार प्लस ए बी बार प्लस बी ए बार प्लस बी बी बार, ठीक है जी। अब ये चीज़ तो 0 है, ये भी 0 है जी एक्चुअली, तो बचा हमारे पास क्या फाइनली, ए बी बार प्लस बी ए बार। और ये लॉजिक एक्सक्लूसिव और गेट का होता है जी एक्चुअली, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, जॉर गेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन दिस द सर्किट शोन इज इक्वलेंट टू, सिमिलर क्वेश्चन है, बट यही है कि थोड़ा सा आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाए, तो इसलिए हमने ये सारे रखे हुए हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाता है, जैसे ये ए बी सी 3 इनपुट्स हैं जी एक्चुअली, नो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे ए आएगा, यहाँ बी और यहाँ पे सी। अब देखो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये नैंड गेट है तो ए बी का बार, अब जैसे मैंने बोला था इसको क्या लिख सकते हो, ए बार प्लस बी बार। ये भी नैंड गेट है तो क्या हुआ, बी सी का बार, तो इसको क्या लिख सकते हो, बी बार सी बार। इसके आगे नॉर गेट है, ये क्या करता है, इनको सारे इनपुट्स को ऐड करता है और उसके ऊपर बार लगा देता है। अब देखो जी, ये हो जाएगा जी ए बार प्लस बी बार प्लस बी बार सी बार। अच्छा, बी बार प्लस बी बार खाली एक बार ही होता है, मतलब जैसे बी प्लस बी हमेशा बी लिखा जा सकता है, तो इस तरह से इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे सिंपल लगाओ डी मॉर्गन थ्योरम, प्लस है तो प्रोडक्ट हो जाएगा, ए के ऊपर बार है तो नीचे नहीं आएगा, बी पे बार है तो नीचे नहीं आएगा, सी पे बार है तो नीचे नहीं आएगा, पूरे पे बार है तब भी नहीं आएगा। अब ये सिंपल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग आ प्रोडक्ट, और अगर ये प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है तो कौन से वाला गेट होना चाहिए बेटा, एंड गेट, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इज एंड गेट। अगले वाला देखो। अच्छा, नॉर्मली ना, क्योंकि हम लोग जो ये लॉजिक गेट्स बनाते हैं, इनको बनाते वक्त हम लोग ना डायोड्स का इस्तेमाल करते हैं बहुत बार। तो डायोड्स जो है वो एक स्विच की तरह बिहेव करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ना स्विचेस की फॉर्म में भी एक इन्होंने सर्किट दिया हुआ है और ये पूछा हुआ है कि कौन से गेट को रिप्रेजेंट करता है। नो दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन एक्चुअली। अब इसको करते कैसे हैं, देखो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे अगर स्विच बंद होता है उसको हम लोग भाई कोई भी डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है एक्चुअली, है ना, तो स्विच बंद होता है,
कोई भी डायोड जो है रिवर्स बायस में तो स्विच ओपन होता है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, देखो जी एक्चुअली यहाँ पे 0 का मतलब क्या है, स्विच ओपन, और 1 का मतलब क्या है, स्विच क्लोज। अब ध्यान से देखेंगे, मान लो कि अगर दोनों स्विच ओपन है तो करंट सिंपली ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका ए बी और वाई है ना, बल्ब के जलने का मतलब क्या हुआ, बल्ब के जलने का मतलब ये हुआ कि आउटपुट हाई है यहाँ पे। तो देखो जी, जब दोनों स्विच ओपन है 0 0 तो बल्ब जल रहा है, वेरी गुड। अब मान लो कि मैं ये वाला स्विच क्लोज कर देता हूँ, है ना, आई क्लोज दिस स्विच, पर ये वाला ओपन ही रखता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि मैंने ए को तो 1 कर दिया पर बी को 0 रखा, तब भी तो करंट फ्लो कर ही नहीं सकता ना, इधर से बाईपास कैसे होएगा करंट। सिमिलरली अगर आपने मान लो इसको क्लोज कर दिया पर ये वाला ओपन ही रखा, इसका मतलब 0 1, तो यहाँ पे फिर भी क्या होएगा, बल्ब 1। लेकिन अगर आपने दोनों को क्लोज कर दिया, मान लो ये भी क्लोज कर दिया आपने और ये वाला भी क्लोज कर दिया, तो जो करंट यहाँ से आएगा वो ऐसे बाईपास होके निकल जाएगा, फिर उस केस में ये बल्ब नहीं जलेगा जी एक्चुअली। तो आंसर क्या आएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें दोनों इनपुट अगर हाई हैं तो ये 0 आ रहा है, बाकी सब केस में 1 आ रहा है। तो ये कौन से वाला होता है जी एक्चुअली, नैंड गेट, है ना जी। कि नैंड गेट वो गेट होता है जिसके अंदर दोनों इनपुट अगर हाई होंगे तो आपका जो आउटपुट है वो बेसिकली क्या आ जाता है, लो आ जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, देखो जी एक्चुअली जलाना इसमें भी बल्ब ही है जी हमने, पर ना इनपुट्स के हिसाब से जलाना है। देखो बल्ब तब जलेगा जब उसके दोनों साइड पे ना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यानी दोनों साइड पे सेम पोटेंशियल नहीं आना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखेंगे, मान लो जैसे ये आपका ए है जी एक्चुअली, ठीक है जी। तो क्योंकि आपने एक नॉर गेट के दोनों टर्मिनल मिला दिए तो ये बेसिकली क्या बन जाता है, नॉट गेट ही बन जाता है, ए बार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये नैंड गेट है तो ये क्या आ गया जी आपके पास, बी सी का बार आ गया। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो बी बार प्लस सी बार। इसके बाद आपके पास एक नॉर गेट लगा हुआ है तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार का होल बार, जिसको फाइनली क्या लिखा जा सकता है, ए बी सी। तो यानी इस वाले पॉइंट पे जो भी आपका इनपुट आएगा वो ए बी सी का प्रोडक्ट के बराबर आएगा। सिमिलरली ये वाला तो आपका सिंपल नॉट गेट है तो ये क्या आना चाहिए, डी बार। ये देखो जी कहाँ चला गया, और इस वाले एंड पे ये डी बार आ गया। अब बल्ब तब जलेगा जब एक साइड पे हाई हो और दूसरी साइड पे लो हो। अब जरा ऑप्शंस देखते हैं, देखो अगर ए बी सी में से एक भी 0 हो गया, ठीक है, ए बी सी में से कोई एक भी 0 हो गया तो यहां आ जाएगा 0 पहले वाली ऑप्शन के हिसाब से। और अगर डी 0 है तो डी बार की वैल्यू 1 हो गई। तो यानी पहली ऑप्शन में ही आप देख सकते हो कि इधर 0 है इधर 1 है तो बल्ब जल जाएगा जी एक्चुअली। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। अगर आप चेक करना चाहते हो मैं आपको बैक चेक करा देता हूं। जैसे सेकंड ऑप्शन देखो, यहां पे भी ए बी सी 0 है, ठीक है, लेकिन यहां पे ना डी आपने 1 दे दिया। अब जैसे डी आपने 1 दिया तो यहां पे क्या आ गया, 0। अब दोनों साइड 0 है तो डेफिनेटली वो नहीं जल सकता। तो इसीलिए इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन बनेगा जी एक्चुअली, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी एक्चुअली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन लॉजिक गेट का है। तो जो आपने पी और क्यू पे वैल्यूज हैं वो बतानी है कि क्या आएंगी। आपने वहां पे 1 1 दिया हुआ है एक्चुअली। जब 1 1 दिया ही हुआ है तो आप उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। कैसे, जैसे मान लो ये 1 1 दिया है तो यहां तो 1 1 आ गया। बेटा ये कौन सा गेट है, नैंड गेट। नैंड गेट क्या करता है, प्रोडक्ट फिर बार, प्रोडक्ट लेंगे तो 1, बार लगाएगा तो 0, तो यहां 0 आ गया देखो एक्चुअली। फिर ये नीचे की तरफ गए, ये वाले कौन से गेट है, नॉट। यहां पे 1 और 1 था तो यहां कितना आया होगा, 0 और 0। ये कौन सा गेट है जिसके आगे, ये वाला गेट है हमारा और गेट। और गेट क्या करता है, दोनों को जोड़ देता है। तो यहाँ पे 0 आ गया एक्चुअली सिंपली। अब यहाँ 0 चला गया। अब ये तो सिंपल एंड गेट है, मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ 0 ही आ जाना है एक्चुअली। अच्छा ये ना आपने अब ध्यान से देखो, ये वाला 0 यहाँ से नॉट से पास होएगा पहले, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। पर ये गेट कौन सा है, ये गेट मेरा नॉर गेट है। तो ये क्या करेगा, जोड़ेगा 1 + 0 और फिर बार लगा देगा। फिर 1 + 0 1 होना था पर बार ही लगा दिया तो 0 ही हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पी और क्यू दोनों के लिए
जो आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, 0 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन जो है बेटा वो ये है, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है जी एक्चुअली, जिसमें डायोड्स की मदद से आप कोई लॉजिक गेट जो है वो किस तरह से रियलाइज कर सकते हो, उसके ऊपर क्वेश्चन है जी एक्चुअली। क्वेश्चन कहता क्या है कि ए और बी जो हैं देयर आर 2 इनपुट टर्मिनल्स, ठीक है जी, ए एंड बी आर 2 इनपुट टर्मिनल्स। लॉजिक 1 जो है वो ये कहता है कि जब आप 1 मतलब कि आप हाई वोल्टेज दे रहे हो और 0 मतलब ये लो वोल्टेज, ये तो खैर हमें पहले से पता ही होता है, तो ये कौन सा ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे फुलफिल कर पाएगा। तो इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो हमें बताना है कि ये किस गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे ना, मान लो कि मैं ए और बी दोनों को 0 रखता हूँ, तो यहाँ मैं एक टेबल बना लेता हूँ, ए बी, और ये मेरा मान लो आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट यहाँ पे एक किस्म से वोल्टेज है जो इस पॉइंट और अर्थ के बीच में हमें लेनी है। तो मैंने मान लो ए को भी लो वोल्टेज पे रखा, बी को भी लो वोल्टेज पे रखा। अब ये वाली साइड ना डायोड की एन है, ये पी है, ये भी एन है, और ये वाला भी पी है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एन को लो वोल्टेज पे रखा है, ये मेरे पास हाई वोल्टेज है, जिस कारण से दोनों डायोड ना फॉरवर्ड बायस में हो जाएंगे और करंट जो है वो यहाँ से फ्लो करके दोनों डायोड्स के थ्रू अर्थ में चला जाएगा, जिस कारण से आप ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल भी लो हो जाएगा, क्योंकि जब सारी की सारी वोल्टेज 10 किलो ओम के अक्रॉस ड्रॉप हो गई तो ऑटोमेटिकली इस पॉइंट की वोल्टेज क्या हो जाएगी, लो। तो इसीलिए आंसर जो है वो क्या आएगा कि जब आप दोनों डायोड्स को लो वोल्टेज देंगे तो आउटपुट भी आपका लो ही आएगा। अगला देखते हैं केस, मान लो इसको मैं हाई दे देता हूं और इसको लो। अब होगा ये कि ये वाला जो डायोड है, ये तो हमारा जो ऊपर वाला डायोड है ए के साथ कनेक्टेड, ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, तो ये नहीं कंडक्ट करेगा, लेकिन नीचे वाला तो कंडक्ट करेगा, जिस कारण से फिर से 10 किलो ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी और आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगी, 0। तो यानी कि जब ए 1 है बी 0 है तब भी आपको 0 मिलेगा। सिमिलरली जब आप उल्टा कर दोगे तब भी तो 0 ही मिलेगा, क्योंकि जब मैं सपोज करो कि इसको 0 कर देता हूं और इसको 1, तो अब ये वाला डायोड कंडक्ट कर जाएगा, ये नहीं करेगा। अब लास्ट केस ले लेते हैं, और लास्ट केस देखो जी कौन सा है, मान लो दोनों हमने जो हैं 1 1 ले लिए। जब दोनों 1 1 लिए तो दोनों डायोड रिवर्स बायस हो गए, तो अब सर्किट में ना करंट नहीं फ्लो करेगा। जब करंट ही नहीं फ्लो करेगा तो जब इसके अक्रॉस करंट नहीं आएगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी वो हाई आएगी। तो लास्ट केस कौन सा हुआ, 1 1, और यहाँ पे आ गया 1। तो अगर आप ट्रुथ टेबल देखें, जब दोनों 1 है तो 1 आ रहा है, तो ये कौन सा केस होता है जी हमारे पास, एंड गेट। ठीक है जी, तो होपफुली आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, और ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। थैंक यू।